हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आजकी का भाग 39। आदित्य के हाथ में वो पेपर वाला एड्रेस था। आदित्य ने ऑटो वाले से उस एड्रेस पर चलने को कहा। जैसे ही ऑटो उस जगह पहुंचा, आदित्य थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये जगह उसके कॉलेज से कुछ ही दूर पहले थी। आदित्य ने ऑटो वाले को पैसे दिए और पिज्जा सेंटर पहुंचा। अंदर आकर रिसेप्शन पर पूछताछ करके ऑफिस के सामने आया। वहाँ दो लड़के पहले से बैठे थे, हाथ में कुछ फाइल लेकर। आदित्य को याद आया वह कुछ लाया ही नहीं। खैर, खाली जगह देखकर वह भी सोफे के कोने पर बैठ गया। वेटर पानी लेकर आया, लेकिन आदित्य की नज़र उसके हाथ पर गई जिससे उसने 4 गिलास एक साथ पकड़े थे और उंगलियां पानी में थी। आदित्य ने देखकर नामे गर्दन हिला दी। वेटर वहां से चला गया। दोनों लड़के बारी बारी अंदर गए और वापस आकर वहां से चले गए। आदित्य की बारी आई तो वह भी चला आया। उसे खाली हाथ देकर सामने बैठे आदमी ने, जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था, आदित्य से कहा, रेज्यूम नहीं लाए तुम? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर रेस्टोरेंट में नौकरी करनी पड़े तो डिग्री और रेज्यूम की किस काम के सर? आदित्य ने सहजता से कहा तो आदमी ने आदित्य से इम्प्रेस होकर कहा, बातें अच्छी करते हो, नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य व्यास, इंदौर से। बैठो। उसने आदित्य से बैठने को कहा और फिर अगला सवाल किया, इंदौर से यहाँ नौकरी के लिए आए हो? जी नहीं, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अगर पार्ट टाइम जॉब कर सकूँ तो सही रहेगा। आदमी कुछ देर एकटक आदित्य को देखता रहा और फिर कहा, देखने में तो अच्छे घर से लगते हो। खैर, मुझे तुम पसंद आए। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। सर, सुबह 8 से 2 मेरा कॉलेज है, मैं उसके बाद ही आ सकता हूँ। कोई बात नहीं, सुबह वाले टाइमिंग में हमारे पास लड़के हैं। तुम चाहो तो शाम से 3 से 8 आ सकते हो। सैलरी 13,000 है। रेस्टोरेंट की ओर से यहाँ के लोगों का एप्रन मिलेगा जिसे ड्यूटी टाइम में पहनना जरूरी है। तुम्हारा काम ऑर्डर लेना और तैयार ऑर्डर को कस्टमर के टेबल तक पहुँचाना है। कर पाओगे? आदित्य खामोश होकर सोचने लगा। उसे यहाँ एक वेटर की तरह काम करना था। आदित्य मुस्कुरा उठा तो सामने बैठे आदमी ने कहा, क्या हुआ, इरादा बदल गया? आदित्य उठा और कहा, नहीं सर, जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आई विल मीट यू टुमारो। बेस्ट ऑफ लक, आदमी ने कहा और अपने काम में लग गया। आदित्य की नज़र टेबल पर रखे नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर उन सज्जन का नाम लिखा था, चेतन माथुर। आदित्य वहां से बाहर आ गया। वह खुश था कि अब तक किस्मत उसका साथ दे रही थी। आदित्य सड़क पार कर दूसरी साइड आया। वह ऑटो का इंतजार कर रहा था कि एक बच्चा आकर उससे पैसे मांगने लगा। आदित्य ने देखा बच्चे की हालत बहुत दयनीय थी। उसने जेब से पर्स निकाला और एक नोट निकालकर बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चे को पैसे देकर आदित्य ने जैसे ही पर्स वापस रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक जेब का तरह उसका पर्स लेकर भाग गया। आदित्य उसके पीछे भी गया, लेकिन तब तक वह आंखों से ओझल हो चुका था। उसके पर्स में 5 से 6,000 रुपए थे। पर्स के साथ साथ वो सब भी चले गए। उसने जेब चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। आदित्य हंस पड़ा और खुद से कहा, बड़ा भरोसा था अपनी किस्मत पर। इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आदित्य पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह महसूस कर रहा था कि रास्ते सच में कितने लंबे होते हैं। धूप की वजह से गर्मी लगी थी तो उसने शर्ट की बाजू मोड़कर कोहनी तक चढ़ा ली। आदित्य घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में चला आया। तनु को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह जानता था अगर घर में पता चला तो तनु और जीजू उसे जॉब करने नहीं देंगे। अमर के जाने के बाद अनामिका कुछ देर तक किताब पढ़ती रही, पर इतने बड़े घर में वह अकेले क्या करती। जब किताब पढ़ते पढ़ते ऊब गई तो उठी और बाहर लॉन में आ गई। अनामिका ने देखा वहाँ ढेर सारे अलग अलग पौधे थे। अनामिका को करने के लिए काम मिल गया था। उसने अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और उन पौधों को साफ करने लगी। जिन पौधों की पत्तियां और फूल खराब हो चुके थे उन्हें तोड़कर अलग करने लगी। नौकरों ने देखा तो उनमें से 2 नौकर दौड़ते हुए आए और एक ने कहा, मैडम आप ये सब रहने दीजिए, मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। नहीं, हमें ये सब करना अच्छा लगता है, हम कर लेंगे, आप जाइए। अनामिका ने बिना उन लोगों की ओर देखे कहा तो बेचारे चुपचाप वहां से चले गए, पर साथ ही डर भी था कि कहीं अमर ये सब देखा तो उनकी खैर नहीं। अनामिका दिन भर लॉन में काम करती रही। कुछ काम उसने नौकरों से भी करवाया। उसे वक्त का पता ही नहीं चला और कब दिन ढल गया। अनामिका ने अपने हाथ पांव धोए और अंदर चली आई।
अंदर आकर वह बालकनी के पास खड़ी हो गई और डूबते हुए सूरज को देखने लगी। अनामिका को दिन का ये पहर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज इस पहर में उसका चेहरा उदासी से घिर गया। उसे आदित्य की याद आने लगी थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आदित्य को वापस आने में कितना समय लगेगा। उसे बस इंतजार करना था, एक लंबा इंतजार। अनामिका वहां खड़े आदित्य के बारे में सोच रही थी कि तभी नौकर ने आकर कहा, मैडम रात के खाने में क्या खाएंगे आप? जो सबके लिए बनता है हम भी वही खा लेंगे। साहब तो हमेशा अपना खाना बाहर से मंगवाते हैं, बाकी हम लोगों का खाना पीछे सर्वेंट हाउस में बनता है। बाहर से क्यों? साहब को घर का खाना पसंद नहीं है। आप बता दीजिए आप क्या खाएंगे, मैं रसोइये से कहकर बनवा देता हूँ। चावल मूंग की दाल और चपाती खा लेंगे हम। जी मैडम ठीक है, कहकर नौकर वहां से चला गया। अनामिका अपने कमरे में चली आई। रात के खाने के वक्त वह नीचे चली आई। उसने देखा बड़ी सी डाइनिंग टेबल, जिसकी एक कुर्सी पर अमर बैठे थे और उनके ठीक सामने जाकर अनामिका बैठ गई। नौकर ने दोनों के लिए खाना परोसा और हाथ बांधकर एक और खड़ा हो गया। अनामिका ने अमर की थाली को देखा, जिसमें बाहर से आया खाना परोसा गया था। उसने अमर से कहा, बाहर से लाया खाना क्यों खा रहे हैं? घर पर बना क्यों नहीं खा रहे? अमर ने अनामिका की ओर देखा और फिर अपने प्लेट से टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, घर का खाना तभी अच्छा लगता है जब वो घर के सदस्य ने बनाया हो। अमर के जवाब से अनामिका खामोश हो गई और अमर के चेहरे की ओर देखती रही। अनामिका ने महसूस किया कि खाते वक्त अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस वो खुद को जिंदा रखने के लिए खाते हों। अनामिका को अपनी ओर देखता पाकर अमर ने कहा, खाना खाइए अनामिका, ठंडा हो रहा है। अनामिका झेप गई और गर्दन झुकाकर खाने लगी। खाने के बाद जब वह अपनी प्लेट उठाकर ले जाने लगी तो अमर ने कहा, अनामिका आप रहने दीजिए, वह उठा लेगा। अपना काम खुद ही को साजे, ऐसा हमने हमारी माँ से सीखा है। कहते हुए अनामिका अपनी प्लेट लेकर वहां से चली गई। अमर ने मन ही मन खुद से कहा, तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं गीता। खाना खाने के बाद अमर उठकर बाहर टहलने लगे। अनामिका फिर से अपने कमरे में आकर लेट गई। कानों में अमर के कहे शब्द गूंज रहे थे और इसी सोच विचार में वह नींद के आगोश में चली गई। सुबह अनामिका जल्दी ही उठ गई और किचन में चली आई। घर के सभी नौकर अभी तक सो रहे थे। अमर भी अपने कमरे में सो रहे थे। अनामिका ने सुबह का नाश्ता बनाया और लाकर डाइनिंग पर ढक कर रख दिया। अमर जब नीचे आए तो नौकर ने कहा, सर नाश्ता तैयार है। नाश्ता? पर हमने नाश्ता बनाने के लिए कब कहा? तुम्हें पता है हम सुबह का नाश्ता अपने ऑफिस में करते हैं। सर आज का नाश्ता अनामिका मैडम ने बनाया है। नौकर ने सर झुकाकर हाथ बांधे हुए कहा। ये सुनकर अमर को बहुत हैरानी हुई और वह डाइनिंग टेबल की ओर चले आए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। अनामिका वहीं खड़ी थी। अमर के आने के बाद उसने नौकर से जाने का इशारा किया और प्लेट अमर के सामने रखते हुए कहा, खाने में आपकी पसंद नापसंद के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए अपने हिसाब से ही सब बनाया है। अमर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लेट को देखे जा रहा था। अनामिका ने उसमें नाश्ता परोसा और कहा, आज के बाद इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा। हम भी इस घर के सदस्य हैं, 2 लोगों के लिए खाना हम बना सकते हैं। अमर ने खाना शुरू किया। जैसे उसने एक निवाला चखा, उसे वह स्वाद गीता के हाथों बने खाने जैसा ही लगा था। वह अनामिका को देखने लगे और फिर अगला निवाला खाते हुए कहा, अच्छा बना है। अनामिका मुस्कुरा दी। अमर ने नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गए। अनामिका का मन खुश था कि अमर ने उसका बनाया खाना खा लिया। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा अमर बार बार मुस्कुरा रहा था तो ड्राइवर ने पूछ लिया, साहब बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। इतने सालों से मैं आपके लिए गाड़ी चला रहा हूँ, पर आज पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है। आज कुछ खास है क्या? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। हाँ हम खुश हैं क्योंकि आज हमारी बेटी ने हमारे लिए खाना बनाया है। बेटियां होती हैं देवी का रूप साहब जी, और अनामिका बेटियां तो साक्षात देवी हैं। अमर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, हाँ वो साक्षात देवी ही है, पर उस देवी का बहुत दिल दुखाया है हमने। सुबह सुबह आदित्य सोकर उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने कमरे से बाहर आया। उसने नाश्ता किया और अपना बैग लेकर जैसे ही जाने लगा, जीजू ने कहा, आदित्य रुक, मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज तक। इट्स ओके जीजू, रोज रोज आप थोड़े जाओगे, मैं चला जाऊँगा।
ओके, अपना ख्याल रखना, हाँ बाय, कहकर आदित्य वहाँ से निकल गया। घर से बाहर आकर आदित्य पैदल ही कॉलेज के लिए चल पड़ा। कॉलेज पहुंचा, क्लासेस अटेंड की और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह 1 घंटा कॉलेज के ही लॉन में बैठा रहा। 3 बजे उसे डोमिनोज भी जाना था। जैसे वक्त हुआ आदित्य पैदल ही रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह चेतन से मिला और अपना काम समझकर स्टाफ की तरफ आ गया। उसके साथ वहां 3 लड़के और 2 लड़कियां और थीं। लड़कियों ने आदित्य को देखा तो दोनों उससे अपनी नजरें तक नहीं हटा रही थीं और लड़के उसे देखकर जल भून रहे थे। उन्होंने आदित्य के आने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। आदित्य ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक साइड खड़ा हो गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे करना ही था। कस्टमर आया तो ऑर्डर लेने उसे ही भेजा। टेबल नंबर 2 पर 2 लड़कियां थीं। आदित्य को उनका ऑर्डर लेना था। आदित्य ऑर्डर बुक और पेन लेकर आया और कहा, मैम ऑर्डर प्लीज़। लड़कियों ने आदित्य को देखा तो बस देखती ही रह गईं। आदित्य ने फिर से ऑर्डर के लिए कहा तो उनमें से एक ने कहा, 1 वेजिटेबल पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ एंड 2 कॉक्स। आदित्य ने ऑर्डर लिखा और जाने लगा तो दूसरी लड़की ने कहा, यार डोमिनोज में इतने हॉट वेटर भी होते हैं। वेटर नाम आदित्य को कहीं खटका। वह चलते चलते रुका और एक नज़र लड़कियों की ओर देखकर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद आदित्य ने उनका ऑर्डर लेकर आया और टेबल पर रखकर चला गया। लड़कियां खा कम रही थी और आदित्य को ज़्यादा ताड़ रही थी। खाने के बाद उन्होंने बिल मांगा। इस बार आदित्य की जगह दूसरा लड़का बिल रख कर गया तो दोनों आदित्य को ढूंढने लगी। वह किसी और का ऑर्डर लेने में बिजी था। लड़कियों ने बिल पे किया। उनमें से एक ने आदित्य से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सॉरी, आई एम अ वेटर नॉट योर टाइप। आदित्य का जवाब सुनकर लड़कियां मुंह बनाकर वहां से चली गईं। लड़कियों के जाते ही आदित्य के साथ वाले लड़के उसके पास आए और उनमें से एक ने कहा, भाई पहला दिन है और उस पर ये एटीट्यूड, तो लकी है कि लड़के ने सामने से तेरा नंबर मांगा। चाहने के लिए जिंदगी में एक इंसान ही काफ़ी है। हर जगह मुंह मारने वाला मर्द नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ, इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर आदित्य अगला ऑर्डर लेने चला गया। यार कितना घमंड है इसमें, दूसरे लड़के ने कहा। भगवान ने थोड़ी शक्ल अच्छी दी है ना, इसीलिए चल अपना काम करते हैं, कहकर बाकी लड़के भी उधर से चले गए। आदित्य शाम से रात तक वहीं काम करता रहा। तनु को उसने फ़ोन करके कह दिया कि वह थोड़ा देर से आएगा। 8 बजते आदित्य ने एप्रेन और कैप उतार कर रख दिया। जैसे वह जाने लगा, चेतन ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया आदित्य, वेल डन, थैंक यू सर। तो कल आ रहे हो ना तुम? जी, कहकर आदित्य वहां से चला गया। रेस्टोरेंट से बाहर आकर वह पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते उसे आधा घंटा लग गया। तनु गेट पर ही खड़ी थी। आदित्य को देखते ही उसने कहा, कहाँ रह गया था तू? कितनी देर लगा दी आने में? चल अंदर आकर मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। आदित्य चुपचाप अंदर आया, अपना बैग टेबल पर रखा और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। आदित्य हाथ मुंह धोकर आया, तब तक जीजू भी आ चुके थे। तनु ने सबके लिए खाना लगाया। सभी खाना खाने बैठे तो जीजू ने कहा, और भाई साले साहब, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? ठीक था जीजू। क्या बात है, बड़े थके हुए नजर आ रहे हो? जीजू ने आदित्य को देखकर पूछा। सुबह का गया घर अब आएगा तो चेहरा तो उतरेगा ना। तनु ने आदित्य के प्लेट में सब्जी रखते हुए कहा, अब घर आया है, पर तुम्हारा कॉलेज तो 2 बजे तक का है ना, फिर बाकी टाइम कहाँ थे तुम? जीजू, वो कॉलेज के ही कुछ लड़के ने उनको डाउट्स क्लियर करवा रहा था, बस उसी में देर हो गई। आदित्य झूठ बोल गया। वो सब तो ठीक है, पर उनके चक्कर में अपनी पढ़ाई मत भूल जाना। खाने के बाद जीजू और तनु से कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर सोने चला गया। आदित्य जैसे ही बिस्तर पर आकर लेटा, उसने महसूस किया उसके पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार वो इतना पैदल चला था। कुछ देर बाद ही आदित्य को नींद आ गई। अनामिका धीरे धीरे खुद को नए नए माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अमर से उसकी कोई बात नहीं होती थी, फिर भी वह अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती थी। अनामिका एक सुबह बैठकर बड़े ध्यान से सोशल वर्क्स पर छपी किताब पढ़ रही थी। अमर ने देखा तो कहा, आपको सोशल बुक्स पढ़ना पसंद है? जी हाँ, हमारा सपना है हम भी लोगों के लिए कुछ करें। अनामिका ने किताब पढ़ते हुए बिना अमर की ओर देखे कहा। अमर ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रखकर कहा, फिर तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। अमर वहां से चला गया।
अनामिका ने कार्ड उठाकर देखा जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था गीता सदन अनाथालय। अनामिका कार्ड को देखती रही और सोचती रही कि आखिर अमर ने उसे इस जगह जाने की परमिशन कैसे दे दी। खैर दोपहर में अनामिका ने ड्राइवर से कहा और उनके साथ उस जगह चली आई जो कि शहर से 20 किलोमीटर दूर थी। अनामिका ने देखा वो एक खुली जगह में फैला बहुत बड़ी जगह थी। अनामिका उसके अंदर आई। अनामिका को देखते एक मैनेजर उसके पास आया तो अनामिका ने हाथ में पकड़ा कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। कार्ड देखते ही मैनेजर ने कहा, आइए मैडम, सर ने बताया था कि आप आने वाली हैं, प्लीज़ कम। अनामिका हैरानी के साथ आगे बढ़ी। उसने देखा बहुत से बच्चे थे जिनमें से कुछ विकलांग थे और कुछ मानसिक रोगी थे। कुछ बहुत कमज़ोर थे और जो स्वस्थ थे वो उन बाकी बच्चों का ख्याल रख रहे थे। उन्हें देखती अनामिका के मन में उनके लिए दया के भाव पनपने लगे। वह चले जा रही थी तब एक छोटी सी बच्ची आकर उनके पैरों से लिपट गई और कहने लगी, दीदी दीदी माफ़ करना दीदी, ये जब भी कोई नया मेहमान आता है तो ऐसे ही दौड़े चली आती है और दीदी दीदी बोलने लगती है। एक बड़े से लड़के ने बच्ची को अनामिका से दूर करते हुए कहा, कोई बात नहीं। अनामिका ने बच्ची का गाल छूकर कहा तो लड़का उसे वहां से लेकर चला गया। अनामिका मैनेजर के साथ वहां बने ऑफिस में आई। ऑफिस में कुछ स्टाफ और भी थे, उस अनाथालय को संभालते थे। अनामिका को देखते ही सब उठ खड़े हुए। मैनेजर ने सबसे अनामिका का परिचय करवाया और सारे स्टाफ का अनामिका से। उनसे मिलने के बाद मैनेजर उसे बड़े ऑफिस में लेकर आया जो कि अमर का था। उसने अनामिका से बैठने को कहा। अनामिका मालिक की कुर्सी पर न बैठकर साइड में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी और कहा, ये सब बच्चे यहाँ कैसे? सर ने ये जगह 12-13 सालों पहले खरीदी थी और ये अनाथालय बन पाया। फिर जब भी उन्हें कोई बेसहारा या लाचार बच्चा दिखता वो उसे यहाँ ले आते थे। शुरुआत में सिर्फ 7 बच्चे थे और अब 52 बच्चे हैं। आप शुरू से जो 7 बच्चे सर यहाँ लेकर आए थे, मैं भी उनमें से एक हूँ मैडम, मैनेजर ने कहा। अनामिका सोच में पड़ गई। अपने पिता को वह जितना बुरा इंसान समझ रही थी वे वास्तव में उतने बुरे नहीं थे। अनामिका को सोच में डूबा देखकर मैनेजर ने कहा, आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी? 1 कप चाय मैं भिजवाता हूँ, कहकर मैनेजर वहां से चला गया। अनामिका कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर खिड़की के पास चली आई। बाहर खेलते बच्चों को देखने लगी। उन बच्चों में उसे अपना बचपन नजर आ रहा था। अनामिका वहां से हटकर ऑफिस को देखने लगी। टेबल के साइड में दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर लगी थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। शायद उन्हीं के नाम से अमर ने यह अनाथालय बनवाया था। अनामिका वहां रखी चीजों को देख रही थी। सब बहुत सलीके से रखा हुआ था। लड़का चाय ले आया और टेबल पर रखकर चला गया। अनामिका ने चाय का कप उठाया और चाय पीकर वहां पड़ी किताबें देखने लगी। किताब उसने साइड में रखी और मन में एक फैसला करके वहां से बाहर बच्चों के बीच चली आई। अनामिका ने उसके साथ वक्त बिताया। उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसका सपना उसके सामने बाहें पसारे खड़ा था। उसने फैसला किया कि वह रोज कुछ वक्त के लिए यहाँ आया करेगी और इन बच्चों के साथ अपना वक्त बिताएगी। इनके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करेगी। अनामिका बहुत खुश थी। उसने मैनेजर से बाकी स्टाफ से भी बात की। सभी अनामिका की सादगी और उसके विचारों से काफी इम्प्रेस थे। जब उसने वहां ज्वाइन करने की बात की तो सभी खुश हो गए और उसका दिल से स्वागत किया। अनामिका ने सबको अलविदा कहा और शाम होने से पहले ही घर वापस लौट गई। अनामिका आज बहुत खुश थी। उसे अपनी मंजिल नजर आ चुकी थी, बस रास्ता तय करना था। आज ऐसे पल में वह आदित्य को बहुत याद कर रही थी। उसने टेबल पर पड़ी आदित्य की फोटो उठाई और देखते हुए कहने लगी, आज हम बहुत खुश हैं। हम तो जो चाहते थे वो आज हमने देखा। उस माहौल में वक्त बिताया, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आपकी कमी महसूस हुई थी हमें, लेकिन आप इतनी दूर हैं कि चाह कर भी आपको बता नहीं सकते। ये कैसी शर्त मान ली आपने जिसमें आपको देखना, सुनना और आपसे मिलना नसीब में नहीं है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, पर हम इंतजार करेंगे। अनामिका ने तस्वीर को अपने सीने से लगा ली। उधर रेस्ट्रो में आदित्य का हिचकियों से हाल बेहाल था। ये ले भाई, पानी पी ले, लड़के ने बोतल उसकी ओर बढ़ाकर कहा। आदित्य ने पानी पिया और एक गहरी सांस ली तो उसे थोड़ा आराम मिला। आदित्य फिर अपने काम में लग गया। लड़का उसे देखता रहा तो दूसरे लड़के ने आकर कहा, यार ये लड़का बड़ा अजीब है ना कि किसी से बात करता है ना हम लोगों के साथ बैठता है।
इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। पीछे खड़े चेतन ने कहा। चेतन को वहां देखकर दोनों लड़के थोड़ा घबरा गए। तो चेतन ने कहा, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। इसे देखते ही पता नहीं क्यों हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। कुछ पाने का जो जुनून इसकी आंखों में है ना, वो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा। बॉस के मुंह से आदित्य की तारीफ सुनकर दोनों वहां से निकल गए। 2 दिन में आदित्य बॉस का चहेता बन चुका था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। पर यह सच था कि आदित्य को वहां किसी से कोई मतलब नहीं था। वह खामोशी से अपना काम करता रहता, जितना पूछो उतना ही जवाब देता, और उसकी आई खूबी वहां आने वाले हर इंसान को अपनी ओर खींचती थी। कुछ लड़कियां तो सिर्फ उसे देखने के लिए ही 1-2 दिन से चली आती थीं, जिसका फायदा चेतन को हुआ। उसके रेस्टोरेंट में अब पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी थी। 1 हफ्ता गुजर गया। आदित्य रोज लेट आने का बहाना बनाता रहा। जीसू समझ नहीं पाए। उधर अनामिका को भी एक जिम्मेदारी मिल चुकी थी, इसलिए वह अपना समय उन बच्चों के साथ बिताने लगी। आदित्य और अनामिका दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। पर ऐसी कोई सुबह या शाम नहीं गुजरी जब दोनों ने एक दूसरे को याद न किया। उनके बीच भरोसे की डोर थी जो उन्हें एक दूसरे से जुड़े हुए थी। अनामिका को लेकर अमर के मन में भी अब बदलाव आने लगे थे। अनामिका की परेशानी, वह अक्सर परेशान हो जाया करते थे। आदित्य खुश था अपनी मेहनत से। एक सुबह जैसे ही वह क्लास से इंटर हुआ, सामने से आती लड़की से टकरा गया। उसने सामने देखे बिना ही अपनी बुक संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी, हे तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इशिका ने चहकते हुए कहा, तुम। आदित्य को भी इशिका को वहां देखकर हैरानी हुई। इशिका आदित्य को देखती रही और तुनक कर कहा, हाँ मैं, क्यों मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हें। यहाँ कैसे? आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट, और शायद तुम भी। इशिका ने कहा, हाँ, आदित्य ने छोटा सा जवाब दिया। तो फिर चलें? कहाँ? आदित्य ने पूछा। अरे बाबा, क्लास और कहाँ? आप चलो, यहीं खड़े रहोगे क्या? इशिका ने आदित्य की बाह पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा। आदित्य को इशिका का इस तरह छूना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे। आदित्य आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इशिका भी उसके बगल में बैठ गई। अभी टीचर नहीं आए थे, इसलिए आदित्य ने कहा, तुम इतने दिन बाद कैसे? वो एक्चुअली तबीयत खराब थी तो पापा ने आने नहीं दिया। इशिका, हाँ, आदित्य ने कहा और दूसरी ओर देखने लगा। क्लास स्टार्ट हुई। आदित्य का ध्यान अपनी पढ़ाई में था, लेकिन इशिका का ध्यान सिर्फ आदित्य पर था। क्लास खत्म होने के बाद जब आदित्य क्लास से बाहर आया तो इशिका उसके पीछे पीछे चली आई और कहा, आदित्य सुनो। आदित्य पलटा तो इशिका उसके पास आई और कहा, वो 1 हफ्ते के नोट्स मेरे पास नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? आदित्य सोच में पड़ गया। उसे 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट भी जाना था। उसने कहा, पर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। इट्स ओके, तुम थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करवा देना प्लीज। इशिका ने जिद ही पकड़ ली थी। ठीक है, आदित्य ने कहा और इशिका के साथ चलकर लॉन में आकर बेंच पर बैठ गया। आदित्य ने उसे कुछ एक्ट समझाए और उसकी नजर बार बार घड़ी पर जाती रही, जिसे देखकर इशिका ने कहा, तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, वो पार्ट टाइम जॉब है मेरा, इसीलिए। ओह, पर तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है? तुम तो अच्छे खासे पैसे वाले दिखते हो। जिंदगी में हर चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं की जाती। खैर, तुम नहीं समझोगी, अभी मैं चलता हूँ। जो समझाया है वो रिवीजन कर लेना। कुछ नहीं समझ आए तो कल क्लास में पूछ सकती हो, कहकर आदित्य उठा और वहां से चला गया। इशिका उसे जाते हुए देखती रही और खुद से कहा, मुझे तो बस सिर्फ तुम्हें समझना है। आदित्य रेस्टोरेंट आया और अपने काम में लग गया। इशिका से उसकी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी थी और यही वजह थी कि वह इसके साथ थोड़ा नरम होकर बात कर रहा था। पर इशिका के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था, जिसकी भनक आदित्य को नहीं थी। वह बस अपनी पढ़ाई और अपने काम पर फोकस किए हुए था। रोज क्लास जाना, क्लास अटेंड करना, उसके बाद कभी कभी वह इशिका की हेल्प कर दिया करता था। कॉलेज के बाद रेस्टोरेंट और फिर सीधा घर। जीजू और तनु से भी बहुत कम बात कर पाता था, क्योंकि इन सब से वह इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद ही उसे नींद आने लगती थी। जीजू और तनु भी समझ रहे थे, इसलिए उसे ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। जब चेतन ने उसे उसकी पहली सैलरी दी तो आदित्य बहुत खुश था।
चेतन ने उसे सैलरी देते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदित्य। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम एक मेहनती और होनहार लड़के हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आदित्य ने लिफाफे को देखते हुए कहा। उसके हाथ में उसकी पहली कमाई थी। जैसे ही वह जाने लगा, चेतन ने कहा, आदित्य। जी सर। मुझे आधे घंटे के लिए किसी काम से बाहर जाना है। आज सारे लड़के भी जा चुके हैं, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकोगे प्लीज़? ठीक है, आदित्य ने कहा। तो चेतन उसे छोड़कर बाहर चला गया। आदित्य काउंटर पर आकर बैठ गया। आदित्य वहां बैठकर चेतन के आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी किसी ने कहा, भैया 2 डबल लेयर चीज़ पिज्ज़ा पैक कर देना और साथ में एक फैमिली पैक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी। जी सर, कहते हुए आदित्य ने जैसे ही सामने देखा, हक्का बक्का रह गया। ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, जीजू ही थे। जीजू ने भी आदित्य को वहां देखा तो हैरानी से कहा, आदित्य तुम यहाँ? इसका मतलब अब तक तुम हम लोगों से झूठ बोलते रहे हो। जीजू घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। आदित्य ने डरते डरते कहा। जीजू को आदित्य पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य ने उनसे झूठ कहा, यह बात वो हजम नहीं कर पा रहे थे। जीजू ने आदित्य को देखा और गुस्से से कहा, जो ऑर्डर दिया है वो पैक करो। आदित्य वहां से निकलकर किचन की ओर आया। अब तक वह पिज्जा बनाना सीख चुका था। उसने 2 पिज्जा तैयार किए और पैक कर कर बाकी सामान के साथ रखकर जीजू को थमा दिया। कितना हुआ? जीजू ने उसी गुस्से में पूछा। तो आदित्य बोला, मैं दे दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, कितना हुआ ये बताओ। आदित्य जीजू को और हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप बिल बनाकर दे दिया। जीजू ने पेमेंट किया और चले आए। जीजू आदित्य से नाराज थे, अब उन्हें कैसे तो मनाना ही था। उसे याद आया, जीजू को मशरूम पिज्ज़ा बहुत पसंद है। वह मुस्कुराया और एक बार किचन में आ पहुंचा। उसने बड़े प्यार से जीजू के लिए मशरूम पिज्ज़ा तैयार किया। चेतन आ चुका था। उसने उसे चाबी दी और फिर अपने नाम से बिल बनाने को कहा। अरे तुम्हारे लिए बिल कैसा, तुम ऐसे ही रख लो। नहीं सर, मुझे मेरे पापा ने सिखाया है, फ्री के राजभोज से मेहनत की दाल अच्छी है। प्लीज़ रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तुम और तुम्हारे उसूल, खैर तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, इसलिए रख लेता हूँ, चेतन ने कहा और आदित्य वहाँ से घर के लिए निकल गया। लेकिन थोड़ा डर भी रहा था जीजू के रिएक्शन को लेकर। जीजू घर के अंदर मेन गेट के पास यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे। तनु ये सब देखकर परेशान थी। उसने कहा, आखिर क्या हुआ है, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तभी आदित्य आ पहुंचा। उसे देखते ही जीजू का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने अंदर जाते हुए तनु से कहा, पूछो अपने भाई से, आदित्य क्या बात है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दी अंदर चलो बताता हूँ, आदित्य ने कहा और तनु को अपने साथ अंदर ले आया। दोनों अंदर आए तो जीजू ने तनु से कहा, तनु पूछो इससे क्या ज़रूरत थी इसे झूठ बोलकर रेस्टोरेंट में जॉब करने की? कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल सकता था ना ये। जानती हो आज इसे वहाँ देखकर मुझे कितना दुख हुआ। आदित्य तू जॉब करता है, मुझे तो लगा तू दोस्तों के साथ पढ़ाई करता है। दीवो में आदित्य ने बोलना चाहा, लेकिन जीजू ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और कहा, जॉब करता है ये, वो भी हमसे झूठ बोल के। जीजू मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना मुझे, बस ये जानना है कि जॉब की ज़रूरत क्यों पड़ी तुझे। आदित्य तू यहाँ अपने सपने पूरे करने आया है, ये छोटी मोटी जॉब नहीं। तुमने क्यों नहीं बताया कि तू वहाँ काम करता है? आपने भी तो नहीं बताया कि मेरे कॉलेज की फीस आपने दी है, आदित्य ने सहजता से कहा। जीजू ने सुना तो अब हैरान रहने की बारी उनकी थी। वो कुछ कहते इससे पहले ही आदित्य ने कहना शुरू किया, आपको लगता है मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। मुझे पता था वो सब आप कर रहे हैं, बस चुप था क्योंकि मैं आपको ठेस पहुँचाना नहीं चाहता था। मेरे लिए आप डबल शिफ्ट काम करते हैं, मेरे फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, तो क्या मैं आपको साथ देने के लिए एक जॉब नहीं कर सकता? माना कि आपने मेरी हेल्प की है, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना जीजू। लेकिन रेस्टोरेंट में जॉब, जीजू ने खींचते हुए कहा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जीजू, आदित्य ने प्यार से कहा। और ये बात किसने सिखाई? जीजू ने चिढ़कर पूछा। अनामिका ने। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न वही तो है। लेकिन जॉब, जीजू अभी भी उसी बात पर अटके थे। आदित्य उनके पास आया और कहा, वो सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलकर पहले पिज्ज़ा खाते हैं, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। जीजू आकर उसके गले लगे और कहा, तू सच में बड़ा हो गया है यार।